हेलो बच्चों, कैसे हो? तो मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ढोंगी बाबा चैनल पर। जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं उनके लिए एक बार फिर बता देता हूं कि बेटा ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि जो अभी कमिंग नीट है 2 to 3 मंथ्स में, उसमें जिन जिन बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन है कि भाई फिज़िक्स उनके मार्ग में अवरोधक बनी हुई है, बायो केमिस्ट्री उनकी ठीक है पर फिज़िक्स के कारण से उन्हें लग रहा है कि शायद सिलेक्शन रुक जाए, तो उनके लिए हमने ये बनाया है। हाँ, जिनकी फ़िज़िक्स अच्छी है, ऑलरेडी बेटर है, उनको चैनल से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, पर जिनकी फ़िज़िक्स वीक है, उन्हें लग रहा है कि सर मतलब मैं फ़िज़िक्स में नहीं कर पाऊँगा और उसके कारण से सिलेक्शन ही रुक जाने को लग रहा है, तो उनके लिए ये वरदान साबित हो जाएगा चैनल। इसमें हमने जितनी भी वीडियोस अभी पीछे बनाई हैं आप देख सकते हैं, तो उन सभी वीडियोस में हमने जो कंटेंट रखा है वो स्पेसिफिक इतना रखा है कि भाई अगर बच्चा सिर्फ उतना कंटेंट करके चला जाएगा तो वो 75% तक फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। अटेम्प्ट नहीं, मैं कह रहा हूँ बना कर आ सकते हो, है ना। क्योंकि ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना बच्चा है कि फिजिक्स का 75% पेपर ईजी जोन का होता है नीट का, पर हम चूँकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कि बाउंड्रीज कहाँ पर हैं, तो उसके कारण से फिज़िक्स फिर हमें कंफ्यूजिंग लगनी शुरू हो जाती है और उसी के कारण से हमारी फिज़िक्स बिगड़ती है। बट नीट लेवल की फ़िज़िक्स उतनी डरावनी नहीं होती, सच मानिए 75% तक की फ़िज़िक्स ईजी जोन की होती है, बस फार्मूला बेस्ड होती है, कंसेप्ट बेस्ड होती है डायरेक्ट, और ऐसे भी नहीं बहुत सारे कंसेप्ट थोड़े से, बस उतने उतने ध्यान रखिए, हो जाएगा। देखेंगे आप पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं हर चैप्टर्स के 30 मिनट्स लगभग 30 मिनट्स के अंडर में ही क्रॉस कर रहे हैं। एक आधा कोई थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर गया है, बाकी नहीं तो सब चैप्टर 30 मिनट्स, और इसमें एग्जाम्पल भी हुए हैं, थ्योरी भी हुई है। तो वो जो थ्योरी है बस वो उतनी ही थ्योरी है, उससे ज़्यादा पे जाओगे तो फिर वो तो प्रपंच है ना। चलो, तो बस जितना बताया जाए उतना कर लो, 75% आ जाएंगे आपके, श्योर बात मानो। आज हम देखने वाले हैं कैपेसिटर एंड पोटेंशियल, ठीक है। जो जो टॉपिक्स हमें देखने बेटा इसमें जो आते हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी, रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल का क्या होता है, कैपेसिटेंस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल एनर्जी, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। डाइपोल एनर्जी पर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है उस पर चर्चा कर चुके हैं, तो इसे हम यहाँ नहीं लेंगे, वो वहाँ लिया जा चुका है, ठीक है। तो अब एक एक करके पहले तो सारे कंसेप्ट से एक बार देख लेते हैं क्या क्या कंसेप्ट हैं। सबसे पहले पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। भाई अगर कोई भी पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है, मान लो कहीं पर भी, कहीं भी वैसिनिटी में कोई पॉइंट चार्ज रखा है, इसके कारण से मान लो r दूरी पर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो फॉर्मूला याद होगा आपको, जिनको याद नहीं है वो याद रखें, Q/R, यही होता है सिंपली। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये बात ध्यान रखें, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो मान लो अगर मल्टीपल कुछ चार्जेस रखें और किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है, तो सिंपली सभी चार्जेस के कारण से पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देना होता है। नेगेटिव चार्ज के कारण से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, बस बात खत्म। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बेटा मान लो कहीं पर भी आपको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जोन दिया हुआ है, ठीक है। देखो कहानी गाने में तो बहुत कहानी गाई जा सकती है, मैं सिर्फ उन बातों पे स्टिक कर रहा हूँ जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस। अब यूँ गाओ तो भाई फिजिक्स में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, अलग अलग कर्वेचर की सब तरीके की आती हैं, क्यों परेशान होना है, हमें हमारे काम से काम रखना है बस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो A, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो B, मान लो। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है, यानी E का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। मान लो ये दूरी है R, क्या है R। ध्यान रखो बेटा जो डेल्टा V होता है ना, फॉर्मूला ये होता है -E.R, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अब जैसे ये वाला केस है जो मोस्टली तुम्हारे कोर्स में आने वाला केस है, वो यही है ना। तो डेल्टा वी का मतलब होता है वी फाइनल VB माइनस VA। तो इसको हम अगर लिखें तो ऐसे लिखेंगे VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस E इंटू R, क्योंकि दोनों R और E जीरो एंगल पर हैं तो cos 0 1 हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे लिखिए VA माइनस VB इज इक्वल्स टू ER। इसको आप फाइनली याद रखिए, मैं बाकी सब तामझाम को नहीं कहता, बस ये याद रख लीजिए कि जिस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दैट इज E.R।
इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना भी ई से बी तक हुआ। अब मान लो वो आपसे यहाँ पर पूछता, वो कहता कि भाई सी में बताइए वी ए माइनस वी सी कितना है या वी बी वी सी कितना हुआ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स मतलब अगर मैं एक लाइन या फिर एक ऐसी सरफेस बनाऊं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहे हमेशा, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आगे हम देखने वाले भी थे इसी टॉपिक को, इसी को यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूं। कोई भी सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बने वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होता है, जिसके हर पॉइंट की पोटेंशियल इक्वल है। आप चाहे यहां पर पोटेंशियल देखो, चाहे यहां पर देखो, चाहे यहां पर कहीं पर भी ले लो, पोटेंशियल सेम रहेगी। यानी अगर जो वी ए माइनस वी बी आ रहा है और हम ये जानते हैं कि वी बी इज इक्वल्स टू वी सी होता है, यानी कि वी ए माइनस वी सी भी वही आएगा ई इंटू आर। बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, कई बार इसी सवाल को घुमा फिर आगे पूछता है, वो कहता है कि इस पॉइंट से बी से सी पर मैं एक चार्ज को लेकर गया तो बताओ कितना वर्क डन हुआ। ये बात हमेशा दिमाग में बिठा लो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर अगर चार्ज मूव कर रहा है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल ही सेम है, इक्वी पोटेंशियल। समझे क्या, कहीं पर भी पूछ लिया जाए ध्यान रखना बस। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बहुत तरीके की हो सकती है, जैसे ये वाली थी, ये तो सीधी प्लेन है तो इसे बोलते हैं प्लेनर सरफेस। जैसे स्फेरिकल भी होती हैं, कोई स्फीयर बना लो तो स्फीयर पे जैसे अपन चार्ज देते हैं, हॉलो स्फीयर या फिर अपना सॉलिड स्फीयर जो होते हैं, ठीक है। तो हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर पे आपने चार्ज दे दिया तो यहाँ पर जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस को इक्वी पोटेंशियल बोलेंगे। इसका क्या होता है पोटेंशियल, के क्यू बाय आर, ठीक है। याद है फॉर्मूला, याद है हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर का। एक बार बता देता हूं क्योंकि ये कम से कम ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो दो केस अगर हम लें, एक तो हॉलो स्फीयर पे आपने मान लो कुछ चार्ज दे दिया। हॉलो स्फीयर का मतलब जो अंदर से खाली है, ठीक है, और इसका रेडियस मान लो आर है। तो अगर मान लो कि एक पॉइंट है स्मॉल आर दूरी पर बाहर, हमेशा ध्यान रखो पॉइंट अगर स्फीयर के बाहर है तो बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट किया जाता है कि वो पूरा जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज की तरह मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल लिखा जाए वीपी पर तो क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर सिंपली। अगर अंदर है, यानी चार्ज तो यहाँ बना रखा है और पॉइंट ये पी अंदर है, यानी ये आर जो है कैपिटल आर से छोटा है, कैपिटल आर इसका रेडियस है। तो ध्यान रखें कि हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जो होता है के क्यू बाय आर होता है, कैपिटल आर। इसका मतलब है ये स्मॉल आर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, स्मॉल आर कहीं पर भी रहे के क्यू बाय कैपिटल आर रहेगा। इसका मतलब है पूरी सरफेस इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। हॉलो स्फीयर के अंदर कई बार ऐसे सवाल पूछ लेता है, कई बार कहता है कि मैं चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले गया, बोलो कितना वर्क डन करना पड़ा। अरे हॉलो स्फीयर है ना, तो अंदर का पूरा इक्वी पोटेंशियल रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे तो कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखने वाली बात। सॉलिड स्फीयर के लिए भी यहाँ से अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के लिए जैसे ये आपका रहे, यहाँ पर चार्ज है और बाहर पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर पोटेंशियल लिखना है वही के क्यू बाय आर। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए बात को। अंदर के पॉइंट के लिए भी एक फार्मूला डेवलप होता है, पर मैं उसे नहीं बोल रहा आपको याद करने के लिए ज़्यादा, ऐसे तो फार्मूले तो बहुत हो जाएंगे फिर, रिंग का, डिस्क का, फलाने ढिम के। आपको सिर्फ ये केस याद रखना है बस, इसमें अपना काम हो जाएगा, ठीक है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये बात हम समझ गए। तो जैसे कि अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि भाई ये है, तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। अब यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, देखो ऐसी तो बनेगी। तो क्या आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों,
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल हमने लास्ट उसमें भी वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक डाइपोल क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। मान लो कि ये जो डिस्टेंस है ये कुछ L दिया हुआ है और यहाँ से कोई R दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट है जहाँ पर आपको पोटेंशियल बताना है। तो आप सिंपल काम कर सकते हैं, एक तो स्मॉल r मान लेते हैं इसे, आप सिंपली इस तरीके से लिख दीजिए कि Q के कारण से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा और माइनस Q के कारण से कितना होगा, है ना। वैसे तो इसके लिए पोटेंशियल के लिए एक फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, याद है क्या कुछ, 2kp cos थीटा बाई आर क्यू। अगर मतलब, लेकिन वो फॉर्मूला तब था अगर r जो है L से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो उस केस में पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो आता है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब। ये याद रखने वाली बात है सॉरी, ठीक है। तो इसे अपने को ध्यान रख लेना। अच्छा, एक बार जरा ये कंफर्म कर लो, हाँ बच्चों इसे सही कर लो। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला थोड़ा सा ध्यान में आ गया, तो ये 2 नहीं होता, ये आर स्क्वायर होता है। मतलब पोटेंशियल होता है kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ वो कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में 2kp में आता है ना। तो चलो, वो आर क्यूब भी उसी में ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आर स्क्वायर होता है, kp cos थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला रहता है पोटेंशियल का, ये अपने को याद है। और अगर मान लो r उतना छोटा नहीं है, मतलब r उतना बड़ा नहीं है, ये वाला फॉर्मेट नहीं है, तो फिर तो आप सिंपली लिखिए Q के कारण से यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r माइनस ये है L/2, है ना, r माइनस L/2। या फिर आप इसे थोड़ा सा इजी बनाने के लिए एक काम करिए, इस डिस्टेंस को ना 2L मान लीजिए, जिससे कि ये LL हो जाएगा ना, तो इजी रहेगा, फॉर्मूला उतना गंदा नहीं दिखेगा। तो r माइनस L डिस्टेंस हो जाएगा ये, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस L। तो इस चार्ज के कारण से यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा कि Q बाय R माइनस L, क्योंकि ये तो स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट लिखो। और उसके कारण से कितना आएगा, माइनस चार्ज है वो, तो माइनस KQ बाय R प्लस L। तो यहाँ से KQ कॉमन ले लेंगे, तो 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ठीक है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, KQ नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर LCM लेने पर, और R तो कैंसिल हो जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा 2L। देखो ध्यान से, यानी अगर मैं फॉर्मूला का रूप देना चाहूँ तो K इंटू 2L, तो क्या हुआ, KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अगर R बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल नहीं है तो, और अगर हाँ R बहुत बड़ा है तो सीधा सीधा KP cos थीटा बाई आर स्क्वायर लगा सकते हैं। और अगर एक्सियल बात हो रही है तो एक्सियल में तो थीटा 0 होता है ना, तो KP बाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा। अरे क्या बात समझे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, है ना। वैसे तो इसी से आ जाएगा, क्योंकि R अगर L से बहुत बड़ा है तो L R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट कर दोगे तो यहाँ खाली आर स्क्वायर ही बचेगा, यानी वही आ जाएगा, है ना। तो देख लो, जो भी वो थोड़ा सा थीटा में ज़्यादा फायदा कर देता है, क्योंकि थीटा में अगर पॉइंट कहीं और लिया गया तो थीटा के हिसाब से निकाल के दे देगा। अब दूसरी चीज आती है नेक्स्ट, कैपेसिटर। कैपेसिटर याद है बच्चों किसे कहते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक, देखो कैपेसिटर का मतलब सिंपली ऐसा नहीं होता कि हमेशा 2 प्लेट ही लगेंगी। कोई भी कंडक्टर हो जिस पर आप चार्ज दोगे तो कुछ ना कुछ चार्ज होल्ड कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को कि जो वो चार्ज होल्ड करती है उसे कैपेसिटेंस बोलते हैं। फिर हम एक डिवाइस क्रिएट करते हैं उस कैपेसिटर, मतलब चार्ज को ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने के लिए, तो उसे कैपेसिटर कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग तरीके के कैपेसिटर्स होते हैं। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस के बारे में अगर हम बात करें तो फॉर्मूला सिंपल है, किसी भी कंडक्टर पे आप कोई Q चार्ज देंगे जिसका पोटेंशियल V हो चुका होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि आप जितना चार्ज दे रहे हैं उसी के प्रोपोर्शनल V बढ़ रहा है, तो Q इक्वल्स टू CV। प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट लगाते हैं कैपेसिटेंस, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसकी यूनिट फैराड होती है, याद है सभी को, ठीक है। इतनी बड़ी बात है नहीं, ये तो ध्यान ही रखना है। एनर्जी, किसी भी कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो 2 तरीके से फॉर्मूले लिख रहा हूँ, एक तो हाफ C स्क्वायर
और एक यही फॉर्मूले को अगर आप Q इक्वल्स टू सी वी यूज़ करेंगे तो यही फॉर्मूला बनेगा Q स्क्वायर बाई 2C। ठीक है, V को डाल दो Q बाई सी, तो ऐसा बन जाएगा। क्या दोनों फॉर्मूले सही एक ही जगह पे यूज़ होते हैं? नहीं, इस बात पे बहुत सावधानी रखेंगे। इस फॉर्मूले को तब यूज़ करते हैं जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और इस फॉर्मूले को तब यूज़ करते हैं जब चार्ज कांस्टेंट होता है। अगर कोई चीज़ वेरिएबल है तो उसके हिसाब से बदलते हैं, है ना। हाँ, फॉर्मूले सेम ही हैं पर जगह अलग अलग जगहों पे यूज। अगर पोटेंशियल सेम है तो ये यूज़ करो, अगर चार्ज सेम है तो ये यूज़ करो। समझ गए बात? हाँ। अब एक तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं कि भाई कॉमन पोटेंशियल ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है कि जैसे दो ऑब्जेक्ट्स दे देंगे, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे ये ऑब्जेक्ट 1, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे ऑब्जेक्ट 2। इसका कुछ कैपेसिटेंस दे देंगे C1, इसका भी कैपेसिटेंस दे देंगे C2, इसका पोटेंशियल इनिशियल V1 V2 ऐसे दे देंगे। इस पर कुछ तो चार्ज होगा Q1 Q2 तो निकाल सकते हैं, और कहेंगे कि भाई हमने इसे वायर से कनेक्ट कर दिया। हमेशा ध्यान रखो, चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, हाई चार्ज से लो चार्ज पे फ्लो नहीं करता, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तो चेक करो किसका पोटेंशियल ज़्यादा कम ऐसे। तो और कब तक फ्लो करता है? जब तक कि दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज़ तो वो आपसे यही पूछेगा, ऐसे दो बॉडीज दे देगा, ये पैरामीटर्स दे देगा, पूछेगा कि भाई बताओ कॉमन पोटेंशियल कितना है। सीधा सीधा फार्मूला है, याद कर लेंगे। कॉमन पोटेंशियल का होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन क्या होता है Q बाय V होता है ना, सॉरी Q बाय C, तो C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया। अब कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया तो उसके बाद तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल आ गया, है ना। कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, कैपेसिटेंस थोड़ी चेंज होता है। कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल है। मान लो फाइनल एनर्जी पूछ ले तो फिर तो हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल मिल गया तुम्हें, कैपेसिटेंस पता है, तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। फॉर्मूले के रूप में याद करना चाहो तो फॉर्मूला भी हो जाता है इसका। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाती है हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। फॉर्मूले के रूप में याद है, ठीक है, ये याद होना चाहिए। कई बार फिर यूँ पूछता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या हीट लॉस्ट बताओ, हीट लॉस। तो क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू का भी वैसे फॉर्मूला होता है, पर ये दो तो याद ही होने चाहिए। जैसे ये फॉर्मूले मैंने यहाँ लिख भी रखे हैं, है ना। तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? अगर चेंज इन एनर्जी या हीट लॉस पूछे तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये होता है। बस ध्यान रखो, ये तीन फॉर्मूले याद रख लो बच्चा। ये यू फाइनल है, ये डेल्टा यू है, चेंज इन एनर्जी वही हीट लॉस, और ये है कॉमन पोटेंशियल। अगर मान लो उसने पूछा कि फाइनल चार्जेस बताओ तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया है, कैपेसिटेंस पता है C1V C2V, आगे चार्ज दोनों पे। समझ गए? बस इंपॉर्टेंट यही है, इसी पे डायरेक्ट सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें फिर लास्ट बात जो हम करते हैं वो आती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो दो कैपेसिटेंस सीरीज़ में दे रखे हैं, तो अगर दो कैपेसिटेंस सीरीज़ में दे रखे हैं, एक C1 है C2 है, तो इसकी जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा देंगे C इक्विवेलेंट। तो इसका C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं? मतलब जो रेजिस्टेंस का होता है कैपेसिटर का, उसका अपोजिट होता है। तो आप इसे लिखोगे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। अगर मान लो पैरेलल में C1 C2, तो आप C इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? इसका जो सीरीज़ में था, यानी जैसे रेजिस्टेंस में जो सीरीज़ में करते हैं डायरेक्ट ऐड कर देंगे यार। तो इस पर तो खैर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे बहुत सवाल पूछते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। एक लास्ट बात और बता रहा हूँ, इसे भी ध्यान से समझ लेना। जब भी सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन आता है कैपेसिटर में, तो वो कई बार क्या होता है, जैसे एक स्विच लगा कर रखेगा, एक कैपेसिटर लगा देगा, फिर यहाँ बैटरी लगा दी, ऐसे, है ना। और कहेगा कि जैसे ही हमने स्विच क्लोज करा उस टाइम पर क्या होगा, ऐसे कुछ कुछ पूछेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एट t इक्वल्स टू 0, सवाल बोल रहा है एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है जैसे ही स्विच क्लोज किया, यानी सर्किट एकदम चालू हो गया,
जैसे ही स्विच क्लोज किया जाता है उस समय चार्ज फ्लो करता है, चूंकि कैपेसिटर खाली होता है तो पूरा चार्ज फ्लो करता है। यानी एक्चुअली हम ऐसा मान लेते हैं कि कुछ क्षण के लिए कैपेसिटर वहां है ही नहीं, वो सिंगल वायर की तरह मान लिया जाता है, यहाँ पर स्ट्रेट वायर मान लिया जाता है। मान लो यहाँ कहीं रेजिस्टेंस भी होगा, ऐसे कुछ, बस यही कंसेप्ट है। कैपेसिटर हटा दो, वहाँ स्ट्रेट वायर कर दो और सॉल्व कर दो सर्किट को, जैसे करते हो। कभी भी इंस्टेंटली वो या तो बोलेगा t इक्वल टू 0 बोलेगा, या बोलेगा इंस्टेंटली जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच बताओ कितना करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब तुम कैपेसिटर देख के डर जाओगे, यार कैपेसिटर है, क्या क्या करंट चार्ज जाए, क्या अरे कुछ नहीं, कैपेसिटर हटाओ, वायर लगा दो उसकी जगह और सॉल्व कर दो, जैसे रेजिस्टेंस में सर्किट सॉल्व करते हैं। समझे बात? बस इतना आ गया। ये जितने भी मैंने कंसेप्ट बताए इतने दिमाग में रख लेना बच्चों, वापस देख लो चाहे इस सारे कंसेप्ट को एक बार, और बस इतने से ही सवाल आपका बन जाएगा। 75% तो मैं मिनिमम गारंटी दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा बना सकते हो। समझे? अब देख लो पिछले सालों में आए हुए कुछ सवाल देख लो, दिखा देते हैं। जैसे ये है 23 में लास्ट ईयर आया हुआ सवाल है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शोन इन द फिगर। मेरे ख्याल से बहुत ईजी सवाल दिख रहा है। ये दो पैरेलल में है, तो जो दो पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड होके 6 हो जाएंगे, तो आप इसकी जगह बना दोगे ऐसा सिस्टम, ये 3 ये 6 और ये सीरीज में आ गए, तो इनका सी इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाएगा? 3 × 6 अपॉन 3 + 6 यानी 18/9 यानी 2 माइक्रोफैरेड। सेकंड आंसर। चिल्लर सवाल, और सारी चिल्लर हैं, हाँ कुछ सवालों को छोड़ के जो थोड़े अच्छे से आ जाते हैं, और उसके चक्कर में पूरी फिजिक्स बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एज शोन, बिल्कुल वही जैसे अपन ने अभी डाइपोल के बारे में देखा। अब जरा यहाँ पर ये देख लो कि ये जो डाइपोल का जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, क्या 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है क्या? नहीं ना। तो फिर अपन सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगाएंगे जो लगता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था Kp/r² माइनस L²। ये तो था ना भाई, है ना? K की जगह 1/4πε0 है ही, और P क्या होता है? P होता है चार्ज, Q इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बदलना चाहेंगे तो बदल देंगे अभी, है ना? क्या पूछा क्या इन्होंने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही तो पूछा ना। तो 6 इसे बदल दो, 10⁻⁻² कर देते ना, मीटर में कर देते हैं, अपॉन r²। r क्या है? r ये होता है डिस्टेंस 5 × 10⁻⁻² का स्क्वायर माइनस L², और L है ये 3 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, ऐसे लिखा है। अब जरा एक बार चेक कर लो कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 6kq नीचे आ रहा है 25 - 9, और ये 10⁻⁻², ये बनेगा 10⁻⁻², और ये ऊपर चला जाएगा 4 हो जाएगा, ये +4। तो 25 में से 9 गए बेटा, 16 बचे ना, 16kq/16, और इधर ये 10², है ना? सॉरी ये तो 2 8 = 16, 2 3 = 6, 3/8। 10² में तो बोला हुआ है, 3/8 कहाँ पर है? ये रहा। ये इन्होंने ऑलरेडी जो पोटेंशियल दिया है ना, वो 10² V में दिया है, तो इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये 10² कहाँ गया, है ना? आ गया। तो सिंपल अगर बात ध्यान रखोगे सवाल बन गया, फॉर्मूला लगाना। नेक्स्ट देखो, ये भी 23 में आया हुआ सवाल है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पे पूछ लेते हैं सवाल, इस पे ध्यान रखना, और चिल्लर सवाल आता है, कुछ होता नहीं। देखो ध्यान से देखो, ये 3 कैपेसिटर सीरीज में हैं, तीनों एक साथ ही तो जुड़े हुए हैं, वायर को स्ट्रेट कर देंगे तो तीनों एक साथ दिख जाएंगे, है ना? तो 3 सीरीज में हैं, तो तीनों के लिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले तो इन 3 का सी इक्विवेलेंट निकालें। तो 1/15 + 1/15 + 1/15 यानी ये आएगा 3/15, यानी सी इक्विवेलेंट कितना है? 15/3 यानी 5। तो इसकी जगह तो एक सिंगल कैपेसिटर लगा दो 5 का, और इधर भी लगा हुआ है एक 15 का, और इधर बैटरी लगी हुई है, ऐसे ही तो है। देखो तो ये 5 है और ये 15 है। अब ये दोनों पैरेलल में तो फिर तो अपन पैरेलल का तो डायरेक्ट ऐड करते हैं, यानी 20 हो गया। 4th आंसर है। देखो कोई दिक्कत?
नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज चार्ज्ड देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर वुड बी। मेरे ख्याल से इजी सवाल, डायरेक्ट फार्मूला भी इजी टाइप है, हाँ थोड़ा बहुत तो चेंज करते हैं। वो कह रहा है कि भाई बाहर अगर हम देखें तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, और हम जानते हैं कि यहाँ पोटेंशियल होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। पर उसने एक चीज़ कही है, उसने v के टर्म्स में दिया है। v क्या है? v है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, है ना, इसे v डैश बोल देता हूँ। तो v है के क्यू बाय कैपिटल आर, यहाँ पर यही होता है ना सरफेस पर। तो एक काम करो, यहाँ से के क्यू की वैल्यू निकालो। के क्यू की वैल्यू आ रही है वी आर, और यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये आ गया v कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ऐसा कुछ है क्या भाई? कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? इफ द कंडक्टिंग स्फीयर v कैपिटल आर बाय स्मॉल आर आ रहा ना अपना, क्या निकाल क्या रहे हैं? अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, सॉरी, हम पोटेंशियल निकालने लगे। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा ना, हाँ सही है। इलेक्ट्रिक मैंने सोचा पोटेंशियल पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, हाँ, और पोटेंशियल दिया है के क्यू बाय आर, ठीक है। तो यहाँ से के क्यू की वैल्यू वी आर आ जाएगी, तो इसे आप डालेंगे, ये आ जाएगा वी आर बाय आर स्क्वायर। अब देखो, हाँ वो आ गया थर्ड ऑप्शन। हाँ ऐसा भी हो जाता है क्या है, कई बार हम अपने माइंड में ऑलरेडी परसेप्शन बना चुके होते हैं, तो शब्द होता है पर दिखता कुछ और है। इलेक्ट्रिक फील्ड था पर दिखा पोटेंशियल, क्योंकि माइंड में था कि पोटेंशियल ही तो पढ़ा रहे हैं। तो अपने को भी वहाँ पर भी ध्यान रखना होता है एग्जाम में ना, ये सिली मिस्टेक्स बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 हैव इक्वल चार्जेस। देखो वो कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर्स और दो रेडियस अलग अलग हैं, एक का R1 है और एक का R2 है, ये R2 है ये R1 है, दोनों पे चार्ज सेम है। तो पोटेंशियल किस पे ज़्यादा किस पे कम, यही पूछा है ना। हम जानते हैं इस पे पोटेंशियल कितना होगा, फॉलो है 2 के क्यू बाय R2, के क्यू बाय R2, और इस पर के क्यू बाय R1। जिसका रेडियस ज़्यादा है उसका पोटेंशियल कम है ना, और जिसका रेडियस कम है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, ख़त्म, देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। चिल्ला के अभी मैंने बताया कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री होता है, खत्म। ट्वेंटी 22 में आया हुआ सवाल है ना। ये देखो, ये शायद वैसा ही सवाल है। इन्होंने कहा कि पहले एक कैपेसिटर दिया हुआ है 900 पिको फैरेड होगा ये, ठीक है, इस चार्ज फुली बाय 100 वोल्ट बैटरी बी एज शोन इन फिगर, देन इट इज डिस्कनेक्टेड, फिर उसे डिस्कनेक्टेड कर दिया बैटरी से एंड कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज, उसका भी सेम कैपेसिटर है, दोनों का सेम कैपेसिटर पे किया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो कैपेसिटेंस दिया है इस पे चार्ज निकाल सकते हैं। पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट की बैटरी पे लगाया तो उसने पूरा अपना चार्ज दिया ही होगा 100 वोल्ट का। तो यानी अपन यूँ कहें कि पहले जो ये कंडक्टर है, जो भी कैपेसिटर है, इसका पोटेंशियल था 100 वोल्ट, ठीक है। निकालना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो हमें वही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए C1 V1 प्लस C2 V2 ही चाहिए होता है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल हमें दोनों के पता ही हैं, दूसरा तो अनचार्ज था ना, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, है ना, सही बात है। यानी इनिशियली इसका पोटेंशियल था V1 100 वोल्ट था, कैपेसिटर इसका C था, और जो दूसरा कंडक्टर था उसका कैपेसिटर तो C था पर उसका पोटेंशियल 0 था। तो अब आपने इन्हें कनेक्ट कर दिया वायर से, वही तो मतलब हुआ ना इसका। तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूछिए, पहले तो याद करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी, यू फाइनल हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला याद रखो बेटा, डायरेक्ट हो जाएगा सवाल। हाफ C1 कितना है दिया हुआ है, 900 पिको फैरेड है, पिको मतलब 10 की पावर माइनस 12। C1 या C लिख देता हूँ, बाद में वैल्यू डाल दूंगा इसकी। C V है 100 वोल्ट
इंटू 100, इसका भी 0 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपॉन सी प्लस सी, क्योंकि दोनों सी सेम है, तो ये ऊपर वाला तो स्क्वायर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, देखो कितना आ रहा है। ये आएगा आपका 100 यानी 10 स्क्वायर 10 की पावर 4 सी स्क्वायर बाय 2c, एक सी से सी कट गया तो ये आया 10 की पावर 4 बाय 4, और c की वैल्यू कितनी दे रखी थी बच्चों, 900 पिको फेरेड ना, डाल दो यहाँ पर इंटू 900 पिको यानी 10 की पावर -12। कुछ कट रहा है ये देख लो, 4 2 8 है ना, फिर वापस 4 2 8 4 5 225, तो ये आ रहा है कुछ 225 इंटू 10 की पावर -8। कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हैं क्या, ज़रा देख लेते हैं। ये दिया है 2.25 ना, तो थोड़ा डेसिमल को इधर उधर करना पड़ेगा, 2 डेसिमल इधर जाओगे -6 हो जाएगा। सही है, डायरेक्ट आ गया आंसर। देखो एक तो क्वेश्चन को समझना, मतलब कि हाँ ये वही पूछा है भाई, 2 कैपेसिटर को कनेक्ट किया, मतलब वही ना 2 कंडक्टर्स को कनेक्ट किया। ध्यान रखो बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड सवाल होते हैं, फॉर्मूलेज याद हैं, सब हो जाएंगे, कुछ नहीं रुकेगा। ठीक है, तो लगभग ये मैंने 7 एग्जाम्पल्स जो पिछले 22 23 में आए वो आपको करके भी दिखा दिए कि इतनी थ्योरी 75% से ज़्यादा के लिए भी सफिशिएंट है, ज़्यादा भी करके आ सकते हो, पर प्रपंच में ना फंसना, जितना बता रहा हूँ। हाँ फिजिक्स अच्छी है, आती है हमें अच्छी, एंड वी आर गोइंग फॉर लाइक 700 प्लस 700 से ज़्यादा मार्क्स के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जाओ आप विस्तार करो अपनी फिजिक्स का। पर अगर दिक्कत है ना बेटा तो प्रपंच में मत फंसना, ज़बरदस्ती की ईगो में मत आना कि नहीं बाकी सब बच्चे ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं तो मैं भी वो भी पढ़ूँ वो भी पढ़ूँ। इसमें बहुत बच्चा अपनी गड़बड़ कर देता है, पढ़ाई बर्बाद कर देता है। उतने की ज़रूरत नहीं है, जितनी की ज़रूरत है उतना फिक्स कर लो, एटलीस्ट MBBS की सीट फिक्स कर लो, बात बन जाएगी। और फिज़िक्स ही वो क्रूशियल सब्जेक्ट है, ध्यान रखो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब अपन ले लेंगे, ठीक है, या तो मैग्नेटिज्म ले लेता हूँ या ऑप्टिक्स ले लेते हैं, में से कोई एक टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो जनरेट कर दूँगा। ठीक है, बस ये करते रहना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाते रहना। ज़्यादा अच्छे हाई फाई क्वेश्चन दिख रहे हैं उन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो बहुत होते हैं, उन्हें बनाओ बस, उसमें कॉन्फिडेंस गेन करो और उन्हीं को बार बार करो। कॉन्फिडेंस बार बार करने से आता है।